हेलो स्टूडेंट्स। तो आज यूनिट मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। यानी अब स्टार्ट करेंगे अपना मेजरमेंट। अब हम वहां पहुंच गए कि हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला अपना लेंथ का मेजरमेंट। लेंथ मतलब डिस्टेंस, पाथ लेंथ का मतलब ये होता है डिस्टेंस। सो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है डिस्टेंस। तो पहला होगा आपका मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो कौन कौन से तरीके हमारे पास हैं, कैसे मेजर करते हैं, क्या कोई मेथड अप्लाई करते हैं। तो आगे इसी में एक सिलेबस में अपने हैं पैरेलैक्स मेथड। जैसे कि उसी के लिए हमने आज का लेक्चर रखा हुआ है कि पैरेलैक्स मेथड बता सकें आपको, क्योंकि वो क्लास 11 के एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आज स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है पाथ लेंथ। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन का सिंपल पाथ का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वही लेंथ ही डिस्टेंस बोला जाता है। तो अब लेंथ मेजर करने के अपने पास कई तरीके हैं, लेकिन बेसिकली अपने पास दो मेथड हैं जिससे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। वन इज डायरेक्ट मेथड, एक है आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि अगर हमें हमारी पहुंच, हमारी रीच दो पोजीशन तक की है। मान लो इस दो पोजीशन के बीच की लेंथ या डिस्टेंस हमको चाहिए और इन दोनों पॉइंट तक हमारी रीच है, हमारी पहुंच है। तो जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उस मेथड को बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट का मतलब होता है कि जहां हमारी पहुंच हो। जैसे मीटर स्केल बड़ा वाला आपने देखा होगा कि वो टेप जैसा होता है मीटर स्केल। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन बहुत कम दूर तक अगर आपको मेजर करना है तो एक हिस्सा आप दूसरे को पकड़ा दीजिए और एक खुद पकड़ लीजिए और बोलिए उससे कुछ दूर चला जाए। तो इन दो पॉइंट्स तक आपकी रीच है, ये दो पॉइंट आपकी पहुंच में है। जैसे मीटर स्केल से आप मेजर करते हैं, आपका जो स्केल होता है उस स्केल से वो दो पॉइंट तक आपकी पहुंच होती है। तो ऐसे मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, जहां तक आपकी पहुंच होती है। इसमें हम जनरली यूज करते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है मीटर स्केल। मीटर स्केल एक्यूरेटली विथ एक्यूरेसी कहां तक मेजर कर सकता है? 1 मिलीमीटर तक। आपके पास होगा, आप खुद देख लीजिएगा, 1 मिलीमीटर तक ही मेजर करता है वो। इससे छोटी लेंथ वो एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं करता। आगे हम एक्यूरेसी पे बात करेंगे, बट अभी सिर्फ मेजरमेंट बात करते हैं। तो अपने पास एक मीटर स्केल है, अगर इससे छोटी लेंथ मेजर करनी हो, इससे छोटा और कोई डिस्टेंस हो और उस डिस्टेंस को मेजर करना हो, तो आपके लैब में एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है विथ एक्यूरेसी। एक्यूरेटली यहां तक मेजर कर लेता है। अगर इससे भी छोटी डिस्टेंस हो, इससे भी छोटा जाना हो, तो एक दूसरा डिवाइस होता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज 0.01 मिलीमीटर तक मेजर करता है। ऐसे ही एक और डिवाइस है स्फेरोमीटर, ये भी यहीं तक मेजर कर सकता है। मतलब हमें डायरेक्ट मेथड में ऐसे कुछ डिवाइसेस को यूज करते हैं जिसमें एक मीटर स्केल है, इससे छोटी लेंथ मेजर करना है एक्यूरेटली 0.1 मिलीमीटर तक, तो वर्नियर कैलिपर्स है। उससे भी छोटा मेजर करना है तो स्क्रू गेज है और स्फेरोमीटर है। तो ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो हमारे डायरेक्ट मेथड मेजरमेंट में काम आते हैं। फिर बता दूं, डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि जब हम उन दो लोकेशन जहां हमारी पहुंच है, जहां तक हमारी रीच है, हम वहां तक पहुंच सकते हैं, उन दोनों लोकेशन तक, उनके बीच का डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, तो हम ऐसे मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। और इस मेथड में काम आने वाले कुछ डिवाइसेस मैंने लिख दिए हैं, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर। अब एक अगर हमारी पहुंच वहां नहीं है, अगर हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, तो हम कैसे मेजर करें? फॉर एग्जाम्पल, मान लो इस बुक के किसी एक पेज की विड्थ चाहिए कि ये कितना मोटा है, थिकनेस। तो अगर हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है तो हम एक मेथड लगा लेते हैं। मेथड माने टोटल नंबर ऑफ पेज काउंट कर लो, लास्ट में देख लो कितने पेजेस हैं, वो 220। और उसके बाद इसकी पूरी विड्थ तो हम मेजर कर सकते हैं मीटर स्केल से, क्योंकि मीटर स्केल 1 मिलीमीटर तक मतलब इतने छोटे लेंथ तक मेजर कर सकता है। सो इसे तो हम मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं। तो इसे पूरा मेजर कर लो कि ये पूरी विड्थ कितनी है। इस पूरे विड्थ में 220 पेज है, तो डिवाइड कर लो, तो एक पेज की विड्थ मिल जाएगी, थिकनेस मिल जाएगी। तो इस मेथड में उस पेज तक
उस पेज के दोनों एंड तक हमारी पहुंच नहीं थी। तो जब हमने एक कोई दूसरा मेथड अप्लाई करके, जैसे डिवाइड, मल्टीप्लाई, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ और फॉर्मूले लगा करके और उस दो एंड के बीच के डिस्टेंस यानी कि थिकनेस ऑफ द पेज निकाली, तो उस मेथड को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इस मेथड में उन दो पॉइंट्स तक हमारी रीच नहीं होती, जिन दो पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए, इन दो पॉइंट तक हमारी पहुंच नहीं होती, तो हम कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेते हैं। जैसे मैथमेटिक्स का यूज कर लेते हैं, बहुत हेल्प करती है मैथमेटिक्स। बीच में लेक्चर रोक रोक करके मैं मैथमेटिक्स के कुछ टूल बताऊंगा, ताकि आपको आगे काइनेमेटिक्स जब स्टार्ट करूं या यूनिट डायमेंशन में ही, यूनिट डायमेंशन में तो उतना नहीं, लेकिन काइनेमेटिक्स से आपको जरूरत पड़ेगी, तो काइनेमेटिक्स स्टार्ट करूं तो उस टूल के बारे में आपको पहले से पता हो। सो टूल्स के बारे में बीच में डिस्कस कर लेंगे। तो मैथमेटिक्स वैसे हमारी बहुत हेल्प करती है। बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स स्टेबलाइज नहीं हो सकता, फिजिक्स अच्छे से नहीं आ सकता, आगे आप उसका फाउंडेशन तैयार नहीं कर सकते। सो मैथमेटिक्स आना ही चाहिए आपको, मैथमेटिक्स मस्ट है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बायो स्ट्रीम से, मैथमेटिक्स स्ट्रीम से। खैर मैथ वाले तो पढ़ लेते हैं, बायो वाले उस फॉर्मूले को रटे, बिना उसके रटे काम नहीं चलता। तो इनडायरेक्ट मेथड में होता क्या है कि अगर इन दो पॉइंट्स ए और बी के बीच का डिस्टेंस आपको चाहिए, आप डिस्टेंस मेजर करने जा रहे हैं, यहां तक आपकी दोनों जगह पहुंच नहीं है, यहां आप खड़े हो गए, यहां तक नहीं जा सकते, तो आप कोई दूसरा मेथड लगा करके और वहां तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। इनडायरेक्ट के दो पार्ट हैं। इनडायरेक्ट में बेसिकली हम दो चीजों का यूज सबसे ज्यादा करते हैं। एक है एक फॉर्मूला और एक फिनोमेना। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और फिनोमेना होता है रिफ्लेक्शन ऑफ, या रिफ्लेक्शन ही कह लो। अब ये हमें पता है कि अगर बहुत दूर एक पहाड़ है और उस पहाड़ की का डिस्टेंस अपने से निकालना है, या एक बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मुझे मेजर करना है, और वहां तक अपनी पहुंच नहीं है, सिंपली वहां तक हम नहीं पहुंच सकते, तो हम एक दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। ये हमें पता है कि वेव चलती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, चाहे साउंड वेव हो या लाइट वेव हो। अब हम रिफ्लेक्शन फिनोमेना का यूज करते हैं। अगर हम साउंड प्रोड्यूस करें, खुद चिल्ला के बोलें, तो वो आवाज उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ सकती है, और आती भी है। तो अगर टकरा के आ सकती है तब तो आसान है, क्योंकि साउंड की स्पीड हम जानते हैं, लाइट की स्पीड हम जानते हैं। तो अगर वेव के बारे में थोड़ी सी स्टडी हम पहले कर रखे हैं, उसके बारे में, उसकी स्पीड के बारे में जानते हैं, ये कैलकुलेट करना आसान है। अगर आपके पास एक वॉच है, एक क्लॉक है, तो उस क्लॉक से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये भी मिल जाएगा। बस चाहिए क्या, वेलोसिटी और टाइम। इस फिनोमेना का इस्तेमाल किया। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और यहां कोई पर्सन खड़ा है और इसने जोर की एक आवाज लगाई, अब साउंड जैसे ही यहां टकराएगा, इस ऑब्जेक्ट को पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वैसे भी नॉर्मल ह्यूमन साउंड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का नहीं होता कि वो टकरा के पेनिट्रेट कर जाए। कुछ हिस्सा द्वारा हो सकता है, बट हम ये मानते हैं कि हम जब ये यहां से चिल्लाते हैं तो वहां से टकरा के और फिर यहां कहीं टकराई और फिर ये रिटर्न बैक होती है। अब मुझे यही डिस्टेंस चाहिए कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है। तो मुझे पता है कि साउंड की स्पीड क्या होती है। साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड होती है। जैसे ही यहां से उस पर्सन ने साउंड प्रोड्यूस किया, अपनी घड़ी स्टार्ट कर दी, जैसे ही चिल्लाया अपनी घड़ी चालू कर दी, और देखा कि वापस आने में कितना टाइम लगा। जैसे ही उसे वापस वो साउंड सुनाई पड़ा, उसने घड़ी बंद कर दी। तो मान लो 4 सेकंड में उसे वापस सुनाई पड़ा। कैलकुलेट कर लिया उसने वेलोसिटी इनटू टाइम, ये कितना हुआ, तो ये हुआ आपका 1320 मीटर डिस्टेंस। अगर इसे आपने मीटर पर सेकंड में और इसे सेकंड में नोट किया है, तो ये कितना हो जाएगा 1320 मीटर। ये तो वो दूरी है जो साउंड गया भी और आया भी। मतलब इसे अगर 2 से डिवाइड कर दें तो एक तरफ का डिस्टेंस मिल जाएगा, और वही हमें चाहिए, तो ये मिल जाएगा आपका, जो भी होगा कैलकुलेट कर लें। मतलब मेरे समझाने का ये है कि रिफ्लेक्शन फिनोमेना और एक फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, इसका इस्तेमाल करके और बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया, जहां तक उसकी पहुंच नहीं थी वहां तक का डिस्टेंस क्या है।
आपने सुना होगा कि एक क्लास 9 में पढ़ा होगा, एक डिवाइस का नाम है सोनार, साउंड नेविगेशन रेंजिंग ऐसे करके उसका कुछ नाम होता है, और वो यूज करता है अल्ट्रासोनिक को। क्यों? क्योंकि हमें अगर समुद्र के अंदर की गहराई नापनी है और हम चिल्लाएंगे तो हमारे जो चिल्लाने की फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो बहुत जल्दी डाई आउट हो जाती है, खत्म हो जाती है, बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकती वाटर में। तो हम एक उससे ज्यादा इंटेंसिटी, उससे ज्यादा एनर्जी वाला साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और उससे ज्यादा मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बहुत दूर तक ट्रेवल कर जाएगी पानी में भी, तो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करके और उस डिवाइस में सारी कैलकुलेशन पहले से ही फिट रखते हैं। सारी कैलकुलेशन का मतलब है कि नॉर्मल वाटर, चाहे खारा पानी हो, मीठा पानी हो, उसमें उस डेंसिटी में साउंड की स्पीड क्या होगी, अल्ट्रासोनिक साउंड की स्पीड क्या होगी, और वो स्पीड अगर है तो अगर किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के अल्ट्रासोनिक आई तो जैसे ही उसने अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस किया, अपनी घड़ी चालू कर दी। वो कंप्यूटराइज होता है उस डिवाइस में, पूरा पहले से सेटिंग होती है कि जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होकर के और एमिट किया जाएगा, बाहर छोड़ा जाएगा, तुरंत वो अपनी घड़ी चालू कर देगा और वापस आने पर तुरंत घड़ी बंद कर देगा। ऐसे में वो टाइम नोट कर लेगा कि अल्ट्रासोनिक वेव गई और आई, ये पूरा टाइम कितना रहा। तो अगर इस टाइम में वो गई भी और आई भी, इसका मतलब इसका डिवाइड कर दो उसको 2 से, तो कितने देर में गई वो मिल जाएगा, मतलब हमें डेप्थ यानी गहराई मिल जाएगी। और ऐसे ही हम समुद्र के अंदर अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करके और डेप्थ मेजर भी करते हैं। मेथड क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, और फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? S इज इक्वल टू V इंटू T बाई 2। आपने और सुना होगा मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासाउंड कराते भी हैं लोग, अल्ट्रासाउंड होता है और इसमें यही करते हैं कि एक अल्ट्रासोनिक वेव को एमिट करा देते हैं, और वो जहां का भी अल्ट्रासाउंड करना है बॉडी की जिस पार्ट का, उसके अंदर पेनिट्रेट करके जाता है, और जहां भी मान लो कोई चीज है, अल्सर है, चाहे कोई भी मतलब डैमेज पार्ट है, वहां टकरा के और वापस आता है और उसकी एक पिक्चर ले लेता है, उसका एक फोटोग्राफ ले लेता है। फिर हम बाकी की चीजें कंप्यूटर में सेट करके रखते हैं कि मॉनिटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर वो पिक्चर हमें दिखाई पड़ जाती है। वो पता पड़ जाता है कि कहाँ पे उसने फोटो ली है तो कहाँ डैमेज पार्ट है, कहाँ कौन सी चीज है। इसकी स्टडी भी हम करते हैं, मेडिकल फील्ड में भी यूज करते हैं इस चीज को। सो इन सब चीजों के लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं उसको, जिसमें हमारी पहुंच डायरेक्ट वहां तक नहीं होती, जहां तक हम नहीं पहुंच सकते, जिन 2 पॉइंट तक रीच नहीं होती है, तो उसके लिए हम एक दूसरी टेक्निक लगा लेते हैं, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में जो सबसे पहला पार्ट है उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ वेव और एक फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन 2। अपॉन 2 करने का मतलब है कि भाई उतने देर में वो गई भी और आई भी, मतलब उसने 2 चक्कर लगाए और मुझे तो केवल 1 चक्कर चाहिए, तो पूरा डिस्टेंस का हाफ कर दो। ये जो भी डिस्टेंस आपको मिला s, जो भी डिस्टेंस मिला v इंटू टी, उसका हाफ कर दो तो एक तरफ का डिस्टेंस मिल जाएगा। सो ये एक कुछ मेथड होते हैं। इसमें एक और मेथड है ट्रिग्नोमेट्री। मैंने जैसे बताया आपको शुरू में कि मैथमेटिक्स हमारी बहुत हेल्प करती है फिजिक्स को ग्रो करने में, फिजिक्स के आगे के कैलकुलेशन में, फिजिक्स में कैसे फॉर्मूले ड्राइव होते हैं, इसमें बहुत हद तक हेल्प मिलता है आपको मैथमेटिक्स से। सो मैथमेटिक्स कैसे हेल्प करती है उसका एक एग्जांपल तो आप अभी देख लेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड का एक और पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भी हम बहुत दूर दूर तक की डिस्टेंस, हाइट, ये सब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसमें अब बात कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मेथड कैसे यूज करते हैं। तो अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करते हैं वो देख लो। जैसे कहा मैंने कि वेव का बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम। साउंड वेव का यूज करते हैं जहां तक साउंड की रीच होती है, बट हर जगह पे साउंड नहीं पहुंच सकता। आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और ये इसको चलने के लिए मीडियम चाहिए। पर अगर मुझे अर्थ से लेके मून तक का डिस्टेंस चाहिए, या ऐसे किसी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए जिसमें बीच में मीडियम ही नहीं है, तो कौन सी वेव हम भेज सकते हैं? लाइट वेव या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर जाती है। सो उसमें से एक वेव यूज की जाती है रडार वाले सिस्टम में, आपने सुना होगा माइक्रोवेव। अगर रडार सिस्टम में नेविगेशन करते हैं लोग, तो एक एरोप्लेन की पोजीशन और वो कितनी स्पीड से जा रहा है, ये सब चीजें भी कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब मान लो यहां आपका
वो सिस्टम लगाया हुआ है जो हर डायरेक्शन में वेव एमिट कर रहा है। ऐसे, और कहीं ऐसे रास्ते में एरोप्लेन यहां पे मिल गया, ये एरोप्लेन जाता हुआ मिल गया। तो पहली चीज तो यहां से वो उसने मान लो जिस चीज का यूज करता है जो वेव, उसका नाम होता है माइक्रोवेव। आगे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पढ़ेंगे, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर चीजें एक साथ पढ़ाया जाना पॉसिबल नहीं है। यहां सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा सकती है कि रडार सिस्टम में माइक्रोवेव का यूज होता है। तो माइक्रोवेव को लगातार भेजते रहते हैं, और अगर किसी से वेव टकराएगी तो वापस आएगी, अगर नहीं टकराएगी तो सीधे निकल जाएगी। मतलब बाकी की ये जो वेव्स हैं वो सब ऊपर निकल जाएंगी। ये जो एरोप्लेन रास्ते में इसको मिला, इस वाली वेव को, इससे टकरा के और ये वापस आई। तो पहली चीज तो इसने काउंट कर लिया कि कितने देर में आई। दूसरा, इस वर्टिकल लाइन के साथ ये कितना एंगल बनाया हुआ है इस समय ये पता चल जाएगा। मतलब हमारे पास अगर ये वर्टिकल लाइन हो और ये हॉरिजॉन्टल, तो एरोप्लेन किस डायरेक्शन में उड़ रहा है ये आपको इसका पोजीशन भी पता पड़ जाएगा, इसकी पोजीशन। अब ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज होता है वो देखो। जनरल मैथमेटिक्स भी लगा करके हम ये चेक कर लेते हैं। पहले मान लो यहां था और अब 1 सेकंड के बाद वो यहां पहुंच गया, या 10 सेकंड के बाद यहां पहुंच गया, तो बीच में कितना एंगल वो मुड़ा, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लें अगर, और वो मिल जाएगा यहां से आपको, क्योंकि वो इतना है और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का रिलेशन पता है tan थीटा sin थीटा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है। टाइम आपने पहले ही काउंट कर लिया था स्टॉप वॉच से या फिर किसी क्लॉक से कि कितने देर में। तो अगर इतना डिस्टेंस पता है, कितने देर में पहुंचा ये पता है, 3 चीजें आपके पास हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो आसानी से क्या पता कर सकते हैं कि एरोप्लेन कितनी स्पीड से चल रहा है। तो ऐसे ही तो रडार सिस्टम से उसको, दूसरे वाले पायलट को जो एरोप्लेन में है, उस दूसरे पर्सन को मैसेज दिया जाता है कि आपकी स्पीड ज्यादा है, आपकी पोजीशन गलत है या सही है, आपकी लाइन ये होनी चाहिए, आपका नंबर आ गया उतरने का, अब आप और नीचे आ जाइए। तो ये सब जो मैसेज दिए जाते हैं वो रडार सिस्टम ऐसे काम करता है कि लगातार माइक्रोवेव को एमिट करता रहता है, और माइक्रोवेव टकरा के वापस आती है तो 2-3 इंफॉर्मेशन देती है। पहला तो ये बताती है कि वर्टिकल से उसका पोजीशन क्या है, कितने एंगल पे उड़ रहा है वो इस समय पे। दूसरा, उसकी स्पीड क्या है, और तीसरा, उसकी डिस्टेंस क्या है, उस लोकेशन से, जिस लोकेशन से माइक्रोवेव एमिट किया गया है उस लोकेशन से उसकी डिस्टेंस क्या है। सिंपल, अगर ये सिंपल एक चिमनी है, चिमनी आपने देखा होगा, और उसकी मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है, ये हाइट कैलकुलेट करनी है कितना ऊंचा है ये चिमनी। तो इसके लिए यूज कैसे करते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्रिक के रिलेशन आपको पता होने चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, या जो भी रिलेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 फंक्शंस होते हैं, उन 6 फंक्शंस के जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, तभी आप उस पर काम कर सकते हैं। इसके लिए भी हम एक डिवाइस बनाते हैं और उस डिवाइस को बोलते हैं सेक्सटेंट। अगर आपने कभी नाम सुना हो, सेक्सटेंट एक डिवाइस होती है जिस डिवाइस की हेल्प से हम बिल्डिंग या पहाड़ या ऐसे चिमनी, ऐसे ऊंचे ऊंचे ऑब्जेक्ट या ऊंचे ऊंचे जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी हाइट पता करते हैं। अब पता कैसे करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री कैसे हेल्प करती है वो देखो। तो पहले जान लेते हैं कि वो डिवाइस, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि ऐसे एक बेस लाइन होती है और उसके ऊपर ऐसे एक स्केल लगा होता है और उसमें हम ऐसे टेलीस्कोप फिट कर देते हैं। ये एंगल, अब ये तो 0 है, इसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे अलग अलग एंगल्स के स्केल इसके ऊपर लिखे होते हैं। फाइनली 90 डिग्री, ये अपना बेस लाइन। इसके बाद जहां आपने इसको रखा हुआ है बेस लाइन के साथ, ये इतना उठा हुआ है ऊपर, ये बताएगा कितना एंगल है। बेसिकली एंगल मेजर करते ही है, इससे एलिवेशन मेजर करते हैं, इससे कितना एलिवेट है, ये कितना एलिवेशन बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है बेस लाइन के साथ, ये मेजर करते हैं। इस डिवाइस का नाम होता है सेक्सटेंट। ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या सबसे ज्यादा ज्योग्राफी वाले इसका यूज करते हैं।
जब कोई रोड बन रही होती है तो आपने देखा होगा जो सर्वे करते हैं वो अपने हाथ में एक डिवाइस लिए रहते हैं और उसको स्टैंड पे रख के और लगातार फोकस करते रहते हैं। जब रोड बन रहा होता है तो उस समय पे वो ऊंचा उठ रहा है कि नीचा जा रहा है, इस सब चीजों का कैलकुलेशन करते हैं, बेसिकली एंगल मेजर करते हैं। और यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं इस डिवाइस का यूज करके, और ये एंगल मेजर करते हैं। ये आपका H, मान लो ये A और ये B। अब रिलेशन को पता है tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहां खड़े हो जाएं और इस बेस लाइन को इसके साथ मिला दें और फिर इस टेलीस्कोप को ऐसे ऊपर उठाते रहें। जैसे ही ये वाली लाइन आपको, यानी जो टॉप सरफेस है वो लाइन आपको इससे मिलती हुई लगेगी, थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपने शायद ये डिवाइस देखी नहीं होगी। जब कभी आपको ये सामने दिखेगी और आप इससे खुद एक दो रीडिंग लेंगे तो क्लियर हो पाएगा। करते क्या है, उसे थोड़ा सा उस बेस लाइन को फिक्स करके और दूसरे वाले टेलीस्कोप को देखते हुए उसको उठाते जाते हैं। जब उसको उठाते हैं तो वो ऊपर वाला जो टॉप सरफेस है वो भी आपको दिखना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो बिल्कुल बेस लाइन के साथ ऐसे मिल जाता है तो उसको मिलाने के लिए आपने टेलीस्कोप को ऐसे उठाया है। ये ध्यान दीजिए कि उसको नीचे लाने के लिए, यानी कि बेस लाइन के साथ मिलाने के लिए आपने टेलीस्कोप कैसे उठाया हुआ है। तो टेलीस्कोप कितना उठाया है बेस लाइन के साथ, ये एंगल आपको मिल जाएगा। उस स्केल पर से आप एंगल पढ़ सकते हैं, यानी इसका पता चल गया। अब हम अपने बुक में या कहीं पर भी टेबल में देख करके वो थीटा की वैल्यू पुट करते हैं और उतने tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये पता पड़ गया। आप बिल्डिंग के बिल्कुल बॉटम से कितनी दूर आकर के ये काम कर रहे हैं ये आपने खुद ही कैलकुलेट किया है। मान लो ये बिल्डिंग का निचला सिरा और यहां से मैं कितनी दूर चला गया हूं और फिर अपना सेक्सटेंट लगाया हूं, ये तो डिस्टेंस मुझे पता ही है। तो आपको ये पता है, यानी कि बेस, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस, कितनी दूर आप इस बिल्डिंग की बेस लाइन से पीछे हटे हैं। आपने अपना सेक्सटेंट लगा करके और टॉप के साथ कितना एलिवेशन है, कितना एंगल बना रहा है वो कैलकुलेट कर लिया। तो यहां पर tan थीटा की वैल्यू पता है, आपको B पता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या पता पड़ जाएगा, H। सो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से और एक डिवाइस बना ली हमने। ये डिवाइस केवल एंगल ही मेजर करने का काम करता है। अब मान लो कि यहां से या हमारी पहुंच यहां तक भी नहीं है, हम यहां तक भी नहीं जा सकते, तो क्या करें? क्या ये डिवाइस वहां काम करेगा? हाँ, बिल्कुल काम करता है। देखो कैसे काम करता है। आपने क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर अगर पढ़ा होगा, क्लास 10th में अगर मैथमेटिक्स में हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा। मैं बताता हूं केस क्या है। मान लो ये एक पहाड़ है कोई और इसके बॉटम तक हम नहीं जा सकते, तो हमें कैसे पता बॉटम से कितना पीछे आएंगे? ठीक है, जहां पे खड़े हैं वहां हमने अपना सेक्सटेंट लगाया और ये मेजर कर लिया। मान लो θ1 है, इससे थोड़ी सी दूर और गए, मान लो d डिस्टेंस, फिर यहां खड़े होकर के हमने अपना सेक्सटेंट लगाया और फिर इसके बेस टॉप पॉइंट को बेस लाइन के साथ मिलाया तो ये एंगल मिल जाएगा, ये θ2। अब हमें पता है θ1 θ2 और ये डिस्टेंस, हमें यहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। आपने क्लास 10th में वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, cot θ1 cot θ2, इस हाइट के साथ जो रिलेशन होता है d के साथ एक रिलेशन होता है, फॉर्मूला बनता है। आपने ऐसे एक्सरसाइज किए होंगे क्लास 10th में। तो बिना यहां पे जाए सेक्सटेंट का यूज करके हम जहां पे खड़े हैं वहां से थोड़ी दूर और आए, और ये तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, यहां जाने की जरूरत ही नहीं है। सो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस की हेल्प से हम इसकी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बिना यहां तक पहुंचे। अगर हमारी पहुंच है तब तो वो रिलेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, केवल tan थीटा लगाओ, H/B आसानी से पता पड़ जाएगा। समझ में आ रही है इस चीज कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए जब हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो इनडायरेक्ट के दो पार्ट हैं। अभी जो मैंने बताया, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, चाहे साउंड हो या लाइट हो, और ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके बाद वो मेथड जो हम आज पढ़ने वाले हैं, यानी अगर बहुत दूर है, अगर कोई एक प्लेनेट से एक स्टार तक का डिस्टेंस मेजर करना चाहता है या स्टार से स्टार तक का डिस्टेंस मेजर करना चाहता है, तो उसके लिए एक मेथड हमने बनाया हुआ है इसी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। और यही अपना टेलीस्कोप या जो भी एंगल मेजर करता हो, उस एंगल मेजरिंग डिवाइस की हेल्प से हमने एक मेथड बनाया हुआ है। उस मेथड का नाम दिया है पैरेलैक्स मेथड। और पैरेलैक्स मेथड क्या है, अब उस पर चर्चा करेंगे। चलो, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं हम बहुत दूर किसी स्टार तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए।
अब जाहिर है वहां तक तो अपनी पहुंच है नहीं, तो मेथड अपना इनडायरेक्ट ही होगा। भाई उस लोकेशन तक तो हम जा नहीं सकते। मान लो हमारे करीब में एक स्टार है सन, और उसके बगल में कोई दूसरा स्टार है, उस स्टार से लेके और अर्थ तक का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, तो उस स्टार से केवल लाइट ही तो आ सकती है। अपने प्लेनेट पे किसी दूसरे स्टार से लाइट ही तो आ सकती है, ऐसा थोड़ा है कि हम उस स्टार तक जा सकते हैं। तो इसलिए हमने एक मेथड बनाया हुआ है, जो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो हम जानते हैं एंगल के बारे में, एंगल के डिफिनेशन के बारे में, अपने हमने बनाए हुए हैं एंगल मेजरिंग डिवाइसेस, प्रोटेक्टर, तमाम चीजें जो बनाई हुई है, ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री जो हम जानते हैं उसकी हेल्प से हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं पैराडॉक्स मेथड। अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसका नाम पैराडॉक्स क्यों रखा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट चीज कि पैराडॉक्स मेथड बहुत दूर तक की डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि एक स्टार यहाँ पे है इस अपने सोलर फैमिली का, और एक स्टार एक दूसरे तीसरे चौथे सोलर फैमिली का है, और उन दो स्टार के बीच का डिस्टेंस चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। नेबरिंग स्टार्स, हमारे बाजू में बगल में जो स्टार है उस स्टार से लेकर के और अपने तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए, जहां से क्लियरली हम एंगल मेजर कर सकते हैं, वहीं तक का डिस्टेंस हम इस मेथड की हेल्प से यूज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर दो स्टार हैं और उनके बीच का, या एक प्लेनेट है और उससे कोई बहुत ज्यादा दूर स्टार है, फार ऑफ डिस्टेंस। नो नो नो, इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज दिस मेथड। तो फिर हम इस मेथड का यूज नहीं करते, हम किसी और मेथड का यूज करते हैं। तो हम इस मेथड का यूज कहां करते हैं, एक दो लाइन उसके बारे में लिख लो कि दिस मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट डिस्टेंस of medium range, distance of stars at medium range. This method is used to calculate the distance of stars at medium range. Medium range के बाद ब्रैकेट में लिख लो more than planet but less than far off stars. एक प्लेनेट से प्लेनेट तक का उससे ज्यादा होगा, बट एक बहुत दूर वाले स्टार से कम होगा। more than a planet but less than far off stars. अब उसमें क्या करते हैं वो देखते हैं पैराडॉक्स मेथड यूज कैसे करते हैं। ये अर्थ की ऑर्बिट, सन किसी एक फोकस पर और अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब मान लो कि यहां कोई स्टार है और इससे डिस्टेंस अपने को पता करना है कि ये डिस्टेंस क्या है। ये वाले डिस्टेंस अपने को चाहिए कि अर्थ से उसका डिस्टेंस क्या है। एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं और ये आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो फिर ध्यान से समझ लो इसको, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में है तो वो बहुत जल्दी अपने से पास हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप ट्रेन में कभी सफर किए हो तो ट्रेन में बाजू में जो बिल्कुल खड़ा होता है खंभा, वो बहुत जल्दी निकल जाता है। लेकिन अगर एक दूर पहाड़ है तो 1-2 मिनट 4 मिनट तक आप ट्रेवल करते हैं, उसको देखते रहते हैं, वो आपको दिखाई पड़ता है। ऐसे ही बहुत दूर से आने वाली जो रेज होती है वो हमको एक जैसी लगती है। एक जैसी का मतलब एक सीधी लाइन, पैरेलल रेज लगती है। सनलाइट जो है उसको जब भी हम एज्यूम करते हैं तो पैरेलल एज्यूम करते हैं। जो सनलाइट की रेज हैं वो हमेशा पैरेलल एज्यूम करते हैं। सन से जो रेज आती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल ही आती हैं। ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि सन की डिस्टेंस हमसे बहुत दूर है। तो जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है उससे आने वाली रेज, अगर वो लाइट एमिट कर रहा है तो उससे आने वाली लाइट रेज हमेशा एक दूसरे के पैरेलल आएंगी, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है। अर्थ के इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, ये वाला डिस्टेंस के कंपैरिजन में वो लाइट रे यानी कि उस स्टार की पोजीशन नहीं चेंज होती। अब ऐसा नहीं कि अर्थ यहां से यहां चला गया तो वो स्टार यहां से यहां चला गया, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस स्टार का डिस्टेंस अर्थ से इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अगर ये डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होता तो हमें कुछ महसूस होता कि हाँ ये वाला स्टार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। इसी वजह से स्टार की पोजीशन हमें जल्दी चेंज होती हुई दिखती नहीं है। हमें वही हर रोज हर रात को स्टार दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्टेंस उससे बहुत ज्यादा है। हमारे थोड़े से मूवमेंट की वजह से, हमारे थोड़े से हिलने डुलने की वजह से अर्थ के अपने ऑर्बिट में 2-4 किलोमीटर ट्रेवल कर जाने से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, क्योंकि डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस सन का उस स्टार का अर्थ से जो डिस्टेंस है वो इतना ज्यादा है कि हमको वो हमेशा एक ही जगह पे दिखता है। आप पूरे अर्थ सरफेस पे कहीं भी चले जाएं, सनसेट और सनराइज हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर आप चलते रहें तो आपने चलते हुए देखा होगा कि आपको अगर सन वहां दिखाई पड़ रहा है अपने हेड के ऊपर बिल्कुल, तो आप 10-20 किलोमीटर ट्रेवल कर जाए, ज्यादा टाइम न बीते तो आपको वहीं दिखाई पड़ेगा।
मतलब सन की पोजीशन में ज्यादा चेंज अपीयर होता हुआ आपको महसूस नहीं होगा, इसलिए क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर, आपको महसूस भी नहीं होगा। पोजीशन तो चेंज होता है बट आपको वो महसूस होगा ही नहीं। इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये अपना वो स्टार है जिसकी डिस्टेंस हमको मेजर करनी है। अब हमने एज्यूम किया एक फार ऑफ स्टार, एक बहुत दूर का स्टार, फार ऑफ स्टार, रेफरेंस के लिए एक बहुत दूर का स्टार हमने ले लिया। क्यों? क्योंकि अगर बहुत दूर है तो उससे आने वाली जो रेज होंगी, लाइट रेज, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये पैरेलल लाइंस, पैरेलल क्यों? फिर मैंने बताया कि अगर इस ऑर्बिट में अर्थ कहीं पर भी रहे वो हमेशा सीधी आती हुई लगेंगी। उस फार ऑफ यानी बहुत दूर वाले स्टार से जो लाइट रेज आती हुई लगेंगी वो एक दूसरे के पैरेलल लगेंगी। वो उसकी पोजीशन में कभी कोई चेंज नहीं आ सकता क्योंकि वो स्टार हमसे बहुत दूर है कंपैरेटिवली दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा दूर है। अब ट्रिग्नोमेट्री हमको क्या सिखाती है कि अगर ये एक मान लो ये ट्रायंगल है, ये थीटा और ये ए बी सी, इसमें अगर कोई दो चीज आपको पता है तो तीसरी चीज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि टेन थीटा आपको पता है तो उस रिलेशन से आप ए बाई बी कर सकते हैं, साइन थीटा पता है तो ए बाई सी कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका नॉलेज देती है, मतलब हमें कोई दो चीजें पता होनी चाहिए, या तो एंगल पता हो और ये पता हो, आसानी से ये मिल जाएगा, या ये दोनों पता हो, एंगल निकल जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से, उस रेशियो से। वही हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, वही इसमें यूज करते हैं। बहुत दूर वाले स्टार को हमने बना लिया अपना रेफरेंस, ये हमारा रेफरेंस है, इसलिए बनाया क्योंकि ये चेंज ही नहीं होगा। इससे आने वाली रेस कैसी होंगी? पैरेलल। अब इससे आने वाली रेस अगर पैरेलल है तो हमने अपना टेलीस्कोप किसी लोकेशन से, मैं मानता हूं यहां, आप कहीं भी मान सकते हैं, एक लोकेशन पर अपना टेलीस्कोप सेट किया और उस स्टार को देखा, अपने टेलीस्कोप को घुमाना चालू किया और घुमाते घुमाते उस स्टार को देखा जिसका डिस्टेंस हमको मेजर करना है। फिर हमने देखा कि हमने उस पैरेलल लाइन के साथ, जो हमारी रेफरेंस लाइन थी, उस लाइन के साथ हमने कितना घुमाया है, ये जो एलिवेशन है, ये जो घुमाव है वो कितना है, और वो आपका डिवाइस टेलीस्कोप आसानी से बता देगा। मान लो ये आपका θ1 है, हमने अपनी रेफरेंस लाइन से जो बहुत दूर वाले स्टार से रेस आ रही थी उससे θ1 एंगल घुमा दिया, किसे देखने के लिए? जिसका डिस्टेंस मेजर करना है। यहां मेजर कर लिया, ये लोकेशन अर्थ सरफेस पे कहीं भी हो सकती है। मान लो मैंने मान लिया कि यहाँ पे है, एक कोने पे है। अब हम कुंभकर्ण जैसे 6 महीने से हो गए, 6 महीने में अर्थ कितना ट्रेवल कर जाएगा? मतलब हमने वेट किया 6 महीने, 6 महीने तक कोई रीडिंग नहीं ली, 6 महीने में हमको पता है कि हम इस दूसरे एंड पे पहुंच जाएंगे। भाई एक साल में तो यहीं पहुंच जाएंगे, 365 दिनों में तो पूरा एक चक्कर लगा लेंगे। तो 365 का आधा अगर 6 महीना हो तो 6 महीने में आधा घूमेंगे, यानी डायमेट्रिकली अपोजिट यहां होंगे। और जैसे ही 6 महीने बीते तो हमको पता पड़ गया कि हम अपनी पहली वाली लोकेशन से, जब हमने उस टेलीस्कोप को θ1 घुमा करके अपने स्टार को देखा था, तो अब उससे कितनी दूर आ गए हैं, जहां से हमने θ1 मेजर किया था उससे कितनी दूर आ गए हैं। तो ये वाली डिस्टेंस मैंने आपको पहले बताया था कितना होता है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये डिस्टेंस कितना होता है? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब जब आप यहां पहुंचे तो फिर से वही काम किया, फिर अपना टेलीस्कोप लगाया और उसको घुमा करके और उस स्टार के ऊपर ले आए जिसको आपको देखना है। ये वाली रेफरेंस लाइन आपको पहले से पता है। फिर इस रेफरेंस लाइन पे सेट करके अपना टेलीस्कोप घुमाना चालू किया और उस स्टार को देखा और पाया कि कितना घुमाना पड़ा, तो रेफरेंस लाइन के साथ θ2 घुमाना पड़ा। अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 और ये θ2 है तो ये भी θ2। इसका मतलब हमने ये पूरी एंगल मेजर कर ली, कितना होगा? θ1 प्लस θ2।
टोटल एंगल कितना होगा, θ1 प्लस θ2। मेथड समझ में आया। पहले एक बहुत दूर वाले स्टार को हमने रेफरेंस बनाया और अर्थ पर मान लो इसी टाइम मैंने अपने एक स्टार को जिसका डिस्टेंस मुझे चाहिए, नेबरिंग स्टार, अपने बगल वाले स्टार से, और उसको देखना चालू किया। तो जो रेफरेंस लाइन थी अपनी, पहले जो अपना टेलीस्कोप सेट था वहां से हमने कितना घुमाया उसको, ये टेलीस्कोप ने बता दिया, या सेक्सटेंट ने, या जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, एंगल कितना घूमना है ये मिल गया आपको, कितना घुमाया। ऐसे ही 6 महीने बाद, क्यों 6 महीने बाद, क्योंकि हमको पता है कि हमको दो चीजें चाहिए, एंगल भी चाहिए और एक डिस्टेंस भी चाहिए। तो एक ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में अगर ये वाला ट्राइंगल की बात की जाए, ये वाला ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में ये एक एंगल आपको पता पड़ गया सेक्सटेंट की हेल्प से या किसी टेलीस्कोप की हेल्प से। दूसरा, ये डिस्टेंस आपको पता है। तो एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, दिस आर्क अपॉन रेडियस। तो दो चीजें पता है, तीसरी चीजें अपने आप निकल आएंगी। समझ आया ये कि हमने पहली बार में रेफरेंस लाइन के साथ कितना घुमाया, किसको देखने के लिए, जिस नेबरिंग स्टार का डिस्टेंस आपको चाहिए उस स्टार को देखने के लिए आपने अपने टेलीस्कोप को कितना घुमाया इस सीधी लाइन के साथ, ये एंगल पता पड़ गया। ऐसे ही 6 महीने बाद आपने फिर रीडिंग ली और फिर यही काम किया, तो एंगल मिल गया ये पूरा, कि ये दो लाइनें आपस में कितना एंगल बना रही हैं। अब ये दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस क्या है ये आपको पहले से पता है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो टोटल एंगल आपको मिल गया θ1 प्लस θ2, और ये डिस्टेंस पता है आपको 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बहुत इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि एंगल होता क्या है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एक चीज बस ध्यान रहे कि ये फॉर्मूला लगाते हैं हम जब एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में, नॉट इन डिग्री। ऐसी गलती मत करना। हालांकि मैथमेटिकल टूल में मैं बता रहा हूं कि ये छोटी छोटी चीजें मैं डिस्कशन करूंगा, बट अभी आप ये समझ लीजिए कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब एंगल मेजर करते हैं हम रेडियन में, और रेडियन एंगल में कन्वर्जन, एंगल का रेडियन में कन्वर्जन, ये सब बातें बाद में कर लेंगे। सो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। इस फॉर्मूले को हम यूज करके आराम से बहुत इजीली रेडियस मेजर कर लेंगे। रेडियस क्या है, वही अपना डिस्टेंस, आर्क अपॉन रेडियस, ये इसका आर्क बन गया, ये रेडियस, या जो भी इसको समझना चाहे आप आसानी से इस फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि दो चीजें हमको मिल गई हैं। ये एक पूरा एंगल मिल गया है, इस ट्रायंगल में ये एंगल मिल गया है और ये डिस्टेंस मिल गई है, तो तीसरी चीज अपने आप निकल आएगी। सो दिस इज पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स क्यों बोला गया, आपको लग रहा होगा कि भाई क्यों बोला गया, देखने से लग रहा है सारी लाइनें पैरेलल हैं। अब इसमें एक डेफिनेशन अक्सर पूछा जाता है 11वीं में आपके स्कूल एग्जाम या यूनिट टेस्ट वगैरह में पूछा जाता है, और आपको इस बात का नॉलेज भी होना चाहिए, व्हाट इज पैरेलैक्स एंगल। इसमें कौन सा एंगल पैरेलैक्स एंगल है, साफ साफ दिख रहा है θ1 θ2 ही है, लेकिन डिफाइन कैसे करोगे। द एंगल बिटवीन पैरेलल रेज एंड पोजीशन ऑफ गिवन स्टार्स एट डिफरेंट टाइम्स। वो पैरेलल लाइंस और उसकी पोजीशन के बीच में जो एंगल है उसी एंगल को बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। तो ये हो गया अपना पैरेलैक्स मेथड, बहुत दूर तक के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ये हमने बड़ा डिस्टेंस मेजर किया, और ये मेथड यानी पैरेलैक्स मेथड एग्जाम में पूछा भी जाता है। और इसके बाद डिस्कस करेंगे बहुत छोटे डिस्टेंस को मेजर करने का, यानी कि मॉलिक्यूल की साइज को हम कैसे मेजर करते हैं, क्या उसके लिए भी कोई मेथड है, या हम यही छोटी सी मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब चीजों का हेल्प करके, इन चीजों का हेल्प लेके, और बहुत छोटी साइज, एक एटम का साइज, एक मॉलिक्यूल का साइज, बहुत छोटा डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। तो ये बात करेंगे, यानी कि अगले लेक्चर में, 5वें लेक्चर में बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ स्मॉल साइज डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए अपना मेजरमेंट अगले